अरे ये तो लंगड़ी है बहन। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी में इतना बड़ा नुक्स है। रिश्ते के लिए आने वाली खातून जो थोड़ी देर पहले तक मुझे बड़ी अच्छी नजरों से देख रही थी, अब अजीब से लहजे में बात करने लगी। माँ जी ने घबराते हुए कहा, बहन जी वो असल में दरअसल। मगर वो औरत बीच में ही बात काट कर बोली, माफ कीजिएगा, माना कि आपकी बेटी खूबसूरत है, मगर हमें लंगड़ी बहू नहीं चाहिए कि लोग हमारा मजाक बनाएं। चलती हूँ बहन जी। जाते जाते वो पलटी और ताना देकर गई कि इसके लिए कोई अपाहज सा लड़का ही देख ले, वही इसकी कदर करेगा। इस औरत के जाने के बाद मेरा दिल टूट गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी माँ भी मुझे यूं देख रही थी जैसे मैंने ही कोई गुनाह कर दिया हो। दरवाजे में छुपकर खड़ी मेरी बड़ी बहन हंसती हुई बाहर आई और तंज किया, रहने दे अम्मा, कितनी बार तुझे बोला है इसको घर पे रख लेते हैं। घर का काम शाम करेगी, इसकी शादी की तुझे क्या टेंशन है। अगर कोई बेचारा ब्याह के ले भी गया तो दुल्हन जब स्टेज से उठकर लंगड़ा कर चली तो सब वाकई उसका मजाक बनाएंगे। ये बात कहकर वो जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ी और मैं हुस्ना रोते हुए भाग कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरी शादी की जल्दी इसलिए थी कि मन्हा आपा की शादी हो चुकी थी और दिया की मंगनी कब की हो चुकी थी, और अम्मा चाहती थी कि मेरी और दिया की शादी एक साथ हो जाए, मगर हर रिश्ता मुझे इसी तरह जलील करके चला जाता। इसी दौरान हमारे घर के सामने वाला खाली मकान भरने लगा। एक दिन एक बड़ा ट्रक सामान उतारने आया तो दिया मुझे छत पे ले गई कि देखा जाए कि नए पड़ोसी कौन आए हैं। वहां हमने दो खूबसूरत लड़कों को सामान उतारते देखा, जिनके साथ एक खूबसूरत सी औरत खड़ी थी। उन्हें देखकर दिया कहने लगी कि काश मेरी मंगनी ना हुई होती तो इनमें से एक को तो मैं फंसा ही लेती। और फिर मुझे चैलेंज करने लगी कि कोशिश करो, मगर साथ फिर ताना दे दिया कि तुम्हारे चेहरे को देखकर तो कोई पसंद कर लेगा, मगर जब तुम्हारी खूबसूरत सी चाल उसके साथ चलेगी तो वो बेचारा तो उठकर भाग जाएगा। ये कहकर वो हंसने लगी, मगर मैंने अपने आंसू उस पर जाहिर नहीं किए और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी थी। जल्द ही अम्मा पड़ोसियों से मिलकर आई और बताया कि वो औरत बुशरा आपा, जो एक सरकारी टीचर है, अपने दो बेटों साद और साहिल के साथ यहाँ शिफ्ट हुई हैं। अम्मा ने उनको खाने की दावत दे दी। अब्बा इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि कहा है बार बार लोगों के सामने बेटी को सजाकर पेश मत किया करो, उनका मजाक मत बनवाया करो। जिस पर अम्मा गुस्से हो गई और रोने लगी कि मैं तो दुश्मन हूँ सबकी, इसका भला ही चाहती हूँ। बाप को लगता है कि शायद मैं इसकी दुश्मन हूँ। आज या कल इसकी शादी तो करनी है ना, इसको घर बैठा के तो नहीं रखना। शाम को बुशरा आपा अपने बेटों के साथ आई। बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र उम्र लगती थी, इसलिए हमने उन्हें आपा ही करना शुरू कर दिया था। जब मैं बर्तन उठा रही थी तो वो गौर से मुझे देख रही थी, मगर शुक्र है उन्होंने बाकी सबकी तरह मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि जाते हुए कहा था कि आपकी ये बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस पर दिया ने सुकून का सांस लिया था कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे लंगड़ी नहीं कहा और मेरा नाम लेकर पुकारा है। अक्सर अब बुर्शा आपा जब फारिग होती तो हमारे घर आ जाती। उनको देखकर मुझे भी लगता था कि मैं अपने घर में रहकर एहसास से कमतरी का शिकार हो चुकी थी। सबकी बातें सुनकर बुशरा आपा के आने से मुझे भी लगने लगा था कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने बनाया है। उस दिन दिया के ससुराल वाले आ रहे थे। सुबह से ही से उसके पाँव में जैसे पहिए फिक्स हो गए थे। वो कभी इधर काम करती और कभी उधर काम करती फिर रही थी। आज वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आ रहे थे। मैं भी अम्मा के साथ सफाई में मशगूल थी। हमने सारा घर साफ किया और कई किस्म के खाने बनाए। आसफ भाई भी उनके साथ आ रहे थे, इसलिए दिया ने स्पेशल तैयारी की थी। दिया और आसफ भाई की शादी की तारीख तय हो गई थी, क्योंकि अम्मा मेरे रिश्ते से तो मायूस हो चुकी थी। उन्होंने बेहतर समझा कि दिया की तो शादी कर दें। शादी की तारीख फिक्स होने पर दिया बहुत खुश थी और मनाहिल आपा को फोन करने लगी कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ जाओ। मनाहिल आपा का वीडियो कॉल आया हुआ था। आपा कहने लगी, तुम हुस्ना के साथ जाओ, मेरा आना बहुत मुश्किल है। मेरा ये भी नहीं पता कि मैं शादी पर आ भी सकूंगी या नहीं। तो दिया आपा से कह रही थी कि क्या इस लंगड़ी को साथ लेकर शॉपिंग जाऊं। वहां बाजार सब मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। मुझे तो यही फिक्र लग जाती है कहीं लोग जमा होकर हमें पैसे देना ना शुरू कर दें, या हमें मांगने वाली ना समझना शुरू कर दें। उसकी इस बात पर दोनों बहनों ने कहका लगाया था। कुछ दूर बैठे अब्बा ने घूर कर दिया की तरफ देखा था तो वो इंसानों की तरह बात करने लगी। फिर दिया मेरे साथ शॉपिंग पर चली जाती थी, मगर सारे रास्ते मुझ पर गुस्सा करती, मुझे बातें सुनाती। जैसे जैसे शादी की तैयारियां हो रही थी, घर में शादी की बातें होती थी, दिया कहने लगी कि दूध पिलाई की रस्म हुस्ना नहीं करेगी, मेरे ससुराल वालों के सामने मजाक बनेगा। बारात के साथ और भी रिश्तेदार आएंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। मैं नहीं चाहती कि हुस्ना दूध पिलाई की रस्म करे। नाहिल आपा के पाकिस्तान आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए दिया को फिक्र थी कि कहीं दूध पिलाई की रस्म हुस्ना न कर दे। मैं इसी जिल्लत पर कमरे में आकर रोने लगी
और सजदे में गिर गई, रोते रोते अल्लाह से गिला करने लगी कि मेरे अल्लाह, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मेरा आखिर कसूर क्या था? मैं रो रही थी और अपने अल्लाह से बातें कर रही थी, इस बात से बेनियाज कि दो नजरें मुझे बड़े गौर से देख रही थी और मेरी बातें सुनकर दुखी हो रही थी। मैंने जब सजदे से उठकर देखा तो मुझे यूं शक हुआ कि शायद कोई मेरे पास से गुजरा है। कौन गया है ये मैं नहीं जानती थी। मैं उठकर बाहर आ गई थी। मेहमान आ चुके थे। मैं और अम्मा उनके लिए खाना बनाने लगे। आज दिया की मेहंदी थी। वो मेहंदी लगवाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्लर चली गई थी। तो अम्मा मुझे कहने लगी कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? मैंने दो औरतों को काम के लिए बुलाया है, वो मेरे साथ काम कर लेंगी, तुम मेहंदी लगवा लो। मैंने कहा छोड़ो अम्मा, क्या करूंगी मेहंदी लगवा कर, मुझे शौक नहीं है। तो अम्मा कहने लगी शौक पैदा करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। इतने में बुशरा आपा आ गई थी और वो भी मुझसे पूछने लगी कि मैं पार्लर क्यों नहीं गई और मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। तो मैंने कहा बुशरा आपा, मुझे शौक नहीं है और मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ऐसे काम करने का फायदा नहीं कोई। लोग तो फिर भी मुझे लंगड़ी ही कहेंगे, मुझ पर तरस खाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। मेरी बात सुनकर बुशरा आपा ने एक अजीब सी नजर मेरी तरफ देखा और कहने लगी तुम सबसे खास हो, तुम चलो मेरे साथ। वो मुझे कमरे में ले आई और शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगी गौर से देखो खुद को। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करती? अगर टांग का मसला भी है तो तुम ठीक से चलती भी हो। अल्लाह ने तुम्हें दोनों हाथ दिए हैं, अपने दोनों हाथों से काम करती हो, खाती हो, पीती हो, हर हुनर है तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों अपने बारे में ऐसे सोचती हो और उसका नाशुक्री बनती हो? मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने आंखों में आंसू भर के कहा था आपा, हर कोई आप जैसा नहीं सोचता। वो मुझे कहने लगी कि जब तुम खुद अपनी अहमियत को नहीं समझोगी, कोई भी तुम्हें अहमियत नहीं देगा। फिर बुशरा आपा ने मुझे गले से लगा लिया और अपने बेटे साहिल से कहा था कि वो मुझे पार्लर छोड़ाए। पार्लर में मैंने पहली बार बाल कटिंग करवाए थे, मेरी प्लकिंग हुई थी, फेशियल भी करवाया गया था। बुशरा आपा ने जो पार्लर वाली को फोन करके किया था, कहा था उसने वही सब किया था। जब पार्लर वाली अपना काम कंप्लीट कर चुकी तो दिया ने भी मेहंदी लगा ली। हम दोनों बहनें साथ बैठी थी तो पार्लर वाली कहने लगी अरे दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन की बहन प्यारी लग रही है। ऐसी बातें सुनकर दिया ने अजीब सी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा अभी आपने इसको चलते हुए नहीं देखा, जब इसको चलते हुए देखेगी तो ये बात नहीं कहेंगी। और फिर खुद ही हंसने लगी थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत हौसला पैदा किया और चलने लगी। पार्लर वाली एकदम मुझे चलता देखकर चौंक गई और कहने लगी आप फिर भी खूबसूरत है। इस बात का दिया ने बहुत गुस्सा किया था और उसका मूड खराब हो गया था। रास्ते में आते हुए मुझ पर बात बात पर झगड़ती थी और कहती थी तुम्हें भला पार्लर आने की क्या जरूरत थी? मैं खामोश रही और उसके साथ किसी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर दिया की शादी खैर खैरियत से हो गई। तीसरे दिन बुशरा आपा साहिल के साथ हमारे घर पर मौजूद थी। वो मेरे लिए साहिल के लिए मेरा रिश्ता लेने आई थी। उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। ये बात सुनकर मैं हैरान हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझ जैसी लड़की को वो अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए कैसे पसंद कर सकती है। मुझे लग रहा था शायद बुशरा आपा साहिल के साथ सख्ती करके उसे मजबूर करके लाई थी और वो माँ बाप की बरदारी की वजह से मान गया था। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका था और साहिल की तरफ देखा था, मगर लग नहीं रहा था कि वो मजबूर है, क्योंकि वो अम्मा से बात करके मुस्कुरा रहा था। आज तो मेरी माँ की खुशी भी देखने वाली थी। बुशरा आपा ने मुझे आवाज दी और मैं कांपती हुई टांगों के साथ बाहर गई थी। पहले तो थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, आज तो ज्यादा ही लंगड़ा रही थी। बुशरा आपा ने मुझे अपने साथ बिठा लिया था और मेरा हाथ पकड़ लिया और एक नाजुक सी अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और बात पक्की कर दी। उनके जाने के बाद भी मेरा दिल में यही वहम रहा कि कहीं साहिल और मैं बाद में पछताएगा तो नहीं, कहीं मेरी वजह से उसकी बेइज्जती तो नहीं होगी। मैंने चोरी चोरी अम्मा का मोबाइल लिया था और बुशरा आपा को कॉल मिलाई थी। मेरा फोन करने पर एक दफा वो हैरान हुई, फिर कहने लगी बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो मैंने अपनी सारी परेशानी उन्हें कह सुनाई थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी तुम साहिल से खुद ही बात कर लो। मैंने कहा नहीं आपा, मैंने बस आपसे पूछना था, मगर उन्होंने जबरदस्ती साहिल को मोबाइल दे दिया था। साहिल मुझसे कहने लगा जिस दिन मैं आपके घर आया था आप नमाज पढ़ रही थी और नमाज में रो रही थी, मैं उस दिन ही समझ गया था कि आप कितने साफ दिल की मालिक हैं। मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मैंने अपनी खुशी से आपसे शादी करने का फैसला किया है। आपका सोने का दिल है। अम्मा ठीक कहती थी। साहिल की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर मेरी शादी हो गई और साहिल को बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और मेरे आते ही उनके घर में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी थी। मेरी सास फखर से मुझे किसी से भी मिलवाती थी तो कहती थी ये मेरी किस्मत वाली बहू है, इसके आते ही हमारे हालात बेहतर हो गए, बेहतर से बेहतर होने लगे।
अब मुझे कोई लंगड़ी नहीं कहता था बल्कि मेरे नाम से पुकारा जाता था। ठीक कहते हैं, पैसा इंसान के 100 ऐब छुपा देता है। अब मेरी बहनें भी मुझसे इज्जत से बात करती थी और मेरी माँ तो मुझे देखकर जीती थी और मेरे अब्बा तो पहले ही मेरी हर बात से खुश होते थे। असल खूबसूरती ज़ाहिरी बनावट में नहीं बल्कि इंसान की साफ नीयत और सोने जैसे दिल में होती है।